ये कक्षा 9 के विज्ञान का पेपर है और ये पेपर आपके लिए जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को जरूर देखना, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो हुआ था वो आपके भीलवाड़ा जिले में हुआ था। ये कन्हैयालाल वैष्णव ने मुझे भेजा है पेपर। तो आइए इस प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी निम्नलिखित तापमान पर जो जल की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगी, वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता है 0 डिग्री पे पानी जो जम जाता है और 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाता है और उसके बाद ऊपर जाती है वो भाप बन जाता है। तो ये गैसीय अवस्था में होगा और ये भी गैसीय अवस्था में होगा। ये भाप बन जाएगा और ये भी भाप बन जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम पृथक करने की विधि कौन सी है? तो उसको अपकेंद्रण विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं उसको? अपकेंद्रण विधि। तो ये प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया था कि दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे? वो है अपकेंद्रण विधि। कौन सी है? अपकेंद्रण विधि। अगला प्रश्न आपके निम्न के कितने परमाणु विद्यमान है? H2S में कितने परमाणु विद्यमान है और इस आयन में कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो बात करें H2S की, तो H2S में कितने परमाणु है? 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु और 1 आपका सल्फर का परमाणु। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु 1 सल्फर के, तो कुल कितने हो गए? 2 और 1 3 हो गए। कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। अब इस फास्फोरस आयन की बात करें तो इसमें फास्फोरस के कितने? 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने? 4 परमाणु है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? आपके 5 हो जाएंगे। तो इसमें तो आपके 3 है और इसमें आपके 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 5। फिर आपको IUPAC का पूरा नाम बताना है। ये आपको रट लेना है, आपके वार्षिक परीक्षा में वापस पूछा जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का पूरा नाम होता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, इसकी मीनिंग आप लिख लें यहाँ से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। फिर आपको इसमें अगला प्रश्न में कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का विवरण लिखना है। कार्बन और सोडियम के लिए जो परमाणु है उनका इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है, कार्बन और सोडियम के लिए। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको पता होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 होता है और इसमें सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। करेक्ट आंसर इसका, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। आप इसका लिख सकते हैं आंसर राइबोसोम में। और एक बात आपको याद रख लेनी है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो कोशिका क्षतिग्रस्त और मृत हो जाती है तो वो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है, इसलिए कोशिका का आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है ये 7वां कि सरल उत्तक कितने प्रकार का होता है? सरल उत्तक कितने प्रकार का होता है? तो सरल उत्तक जो होता है वो आपके 3 प्रकार का होता है। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है। पेरेनकाइमा उत्तक, ठीक है, कोलेनकाइमा उत्तक और स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। ये 3 प्रकार के उत्तक सरल प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। आप इन तीनों का नाम अच्छी प्रकार से याद कर लेते हैं। जबकि जटिल उत्तक 2 होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। अगला प्रश्न आपके जैव विकास के संदर्भ में चार्ल्स डार्विन द्वारा रचित आपको पुस्तक का नाम बताना है कि चार्ल्स डार्विन ने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था? तो चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। फिर आपको त्वरण की परिभाषा और उसका सूत्र बताना है। त्वरण का परिभाषा और उसका सूत्र लिखना है कि त्वरण क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसका आपको सूत्र बताना है। तो त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसका सूत्र जो होता है वो जैसे F बराबर ma होता है, ma यहाँ पे a त्वरण होता है तो a बराबर हो जाएगा F/m हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि गति का प्रथम नियम क्या है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गति का प्रथम नियम के बारे में पूछा है। गति के प्रथम नियम के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है और कोई वस्तु अगर आपको विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं करे। और इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है उसको लिखना है और उसका सूत्र आपको लिखना है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये होता है कि जब भी कोई वस्तु हम
ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो हमेशा वापस नीचे की ओर ही गिरती हैं। और इसका सूत्र आपको लिखना है वो जी वाला। फिर आपके शक्ति क्या है, शक्ति का सूत्र और इसके मात्रक आपको लिखना है। ये देख लो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल के आकर्षित करता है और दो पिंडों में एक द्रव्यमानों का गुणनफल समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो ये हमारा F बराबर F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, ये वाला हमारा सूत्र होता है इसका। अब देखते हैं हम शक्ति के बारे में। तो शक्ति कार्य करने की दर को या फिर ऊर्जा का रूपांतरण की दर है उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, या P बराबर होता है W अपॉन T। ठीक है, W यहाँ पे कार्य है, T यहाँ पे समय है और P यहाँ पे पावर है, शक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब आपको इसका सूत्र तो याद हो गया होगा, P बराबर W अपॉन T। अब हम इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक होता है वाट। क्या होता है इसका मात्रक? वाट होता है। ये 1 किलो 1 वाट जो होता है वो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने की जो शक्ति होती है उसको दर्शाता है। तो 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड के रूप में इसको जाना जाता है, जिसको हम 1 वाट कहते हैं। तो ये दोनों आपने देख लिया प्रश्न। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। द्रव्यमान और भार में के जो अभिलक्षण है उसको बताना है कि द्रव्यमान और भार के क्या अभिलक्षण है। ठीक है, ये वाला कहते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये देख लेते हैं हम द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान किसी भी वस्तु के विद्यमान जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको बताता है और द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप होती है। जबकि भार जो होता है वो किसी वस्तु पर वह बल होता है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक ये किलोग्राम होता है और इसका भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा जबकि भार शून्य हो सकता है। और इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है। इसको स्प्रिंग तुला के द्वारा मापा जाता है। भार को स्प्रिंग तुला के द्वारा मापा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। जो गर्मियाँ होती हैं उसमें घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसका आपको कारण बताना है। तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसका कारण आप सभी को पता होगा। ये घड़े में बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे कि पानी बाहर रिसता है और उसका जो वाष्पीकरण हो जाता है। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आ जाता है और वाष्पीकरण की जो कम हुई ऊर्जा उसको पुनः मटके के अंदर जो शेष पानी बचा उसको वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में बदल देता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और घड़े और जल की उष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो ये आपको कारण इसमें लिखना है। अब आपके अगला प्रश्न ये बन सकता है कि कप की अपेक्षा प्लेट में हमें गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र हमारी हथेली पर डालने पर ठंडा क्यों हो जाता है, ये आपको कारण इसमें पूछ सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है पूरा नाम लिखना है। एलपीजी का पूरा नाम लिखना है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और ये बोस आइंस्टीन कंडक्शंस, ये आपका बीईसी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, अभिक्रिया का आपको चित्र बना के इसमें बताना है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और नमक को अलग कैसे करेंगे, चित्र बनाकर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग कैसे करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे। तो उस विधि का जो नाम है वो आपके है ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी विधि है? ऊर्ध्वपातन विधि। आपको किताब में से ऊर्ध्वपातन विधि का आपको इसमें चित्र बना लेना है। फिर आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 4 अंतर लिखने और आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो आत्मघाती थैली तो उसको लाइसोसोम को कहते हैं, सुसाइड बैग। 4 अंतर हम इसमें बता देते हैं। ये पादप कोशिका और ये वाली जंतु कोशिका। देखो पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है जबकि ये जंतु कोशिका जो होती है वो छोटी होती हैं। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती हैं जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती हैं। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। इसमें प्लास्टिड होता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है। इसके अलावा इसमें एस्ट्रोसोम से तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। इसमें एस्ट्रोसोम और तारक केंद्र उपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में। केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होता है।
केंद्रक इस जंतु कोशिका के बीच में होता है, मध्य में होता है। और इसमें रसदानियाँ बड़ी होती हैं जब पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में रसदानियाँ छोटी होती हैं। गोल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों के डिक्टियोसोम्स का बना होता है, जबकि इसमें एक ही गोल्जी उपकरण होता है। इस प्रकार से आप इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके है कि न्यूरॉन का संरचना चित्र बनाइए और उसका चित्र बनाना है। न्यूरॉन की संरचना और उसका चित्र बनाना है। और एक आपको फिर पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग में आपको 3 अंतर लिखने हैं। तो पहले हम ये पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा जो वर्ग है इसमें जंतुओं में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा जो जंतु होते हैं वो छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं और इनकी कोशिका स्तर के जीव है जो छोटे होते हैं। पोरीफेरा जो जंतु होते हैं वो उनके कोशिका स्तर के जीव होते हैं और ये अचल जीव होते हैं, किसी भी आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर में नाल प्रणाली होती है और शरीर जो कठोर आवरण से ढका होता है। उदाहरण के लिए यूप्लेक्टेला है, साइकोन है, ये इनके उदाहरण हैं। इनकी शारीरिक संरचना में बहुत कम अंतर पाया जाता है। जबकि सिलेंट्रेटा में क्या होता है, इनके शरीर देह गुहा पाई जाती हैं, शरीर में देह गुहा पाई जाती हैं। इनके उत्कीय स्तर के जीव होते हैं और ये चल जलीय जंतु होते हैं, अकेले या फिर समूह में पाए जाते हैं। और इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है और इनके अंदर जो नाल कोशिका नहीं होती, नाल प्रणाली नहीं होती है। जैसे हाइड्रा है, समुद्री एनिमोन है और शारीरिक संरचना में अधिक अंतर पाया जाता है। ये न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, इस प्रकार से इसकी आपको आकृति बना लेनी है। और न्यूरॉन छोटे पौधों के जैसा दिखाई देता है, जिससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। ये आपको चित्र इसमें बना लेना है। फिर इन सभी को इसमें मिलान कर देना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। एक तरफ वेग है, घनत्व है और फिर आपके है ये द्रव्यमान संवेग है। इन सभी को आपको मिलान कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। घनत्व में तो होगा आपका किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब, ये आपका घनत्व हो जाएगा। और वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, संवेग होगा मीटर इंटू सेकंड। और फिर बल हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और ये हो जाएगा वेग हमारा अपना किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपकी ये है कि बल, घर्षण बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो होता है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो घर्षण बल एक तो जिस सतह के बीच में लगता है उसके सतह पर निर्भर करता है, आपको याद होना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न है विलायक और विलय की परिभाषा देनी और सांद्र तनु विलयन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर इसमें आपको रासायनिक सूत्र लिखने, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम सल्फाइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनके आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो यहाँ से इनके सूत्र लिखने ये सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इन सभी के सूत्र ये, ठीक है, ये यहाँ पे इनके सूत्र हैं। ये सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है AlCl3 और सोडियम सल्फाइड है Na2S है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH है। ये आप सभी के जो सूत्र हो जाएंगे। फिर आपको इसमें ये 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है और अल्फा कणों का प्रकीर्णन द्वारा सोने के वो जो चित्र है उसको बताना है। अमीबा और पैरामीशियम का नामांकित चित्र बनाना है। आप देख लें इनको, आप इसी प्रकार से करना। और इसी प्रकार से और आपके पास में कोई पेपर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।